गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी नई पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। 12 मासा। 12 मासा मतलब 12 महीने। 12 महीने ये कविता का नाम शायद कविता के अनुरूप ही लिखा गया है और ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक कविता है। कविता तो नहीं कह सकते हम इसे, एक्चुअली जो महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, उस पद्मावत में से ही नागमती खंड जो है, नागमती खंड में से ये कुछ दोहों को, ये कुछ पदों को शामिल किया गया है, सॉरी पदों को शामिल किया गया है आपके इस चैप्टर के माध्यम में। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत महाकाव्य लिखा है उसमें इन 12 महीनों का जिक्र किया है, जो 12 महीने हमारी भारतीय कैलेंडर के अनुसार होते हैं, ठीक है। और उन 12 महीनों में भी जो आपकी क्लास में जो ये चैप्टर है उसमें सिर्फ 4 पदों का वर्णन है, ठीक है। उन 4 पदों में अगहन महीने से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और वो नागमती खंड का योग उसमें बताया है कि कैसे जो राजा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह है वो कुछ समय के लिए सेहल देश चले गए हैं, जहां उन्होंने पद्मावती से शादी कर ली थी, ठीक है। और कुछ टाइम तक वो वापिस अपने चित्तौड़गढ़ में नहीं आते, तो उनकी जो पहली पत्नी है नागमती, वो उनके दुख में बहुत ज्यादा व्याकुल है और बहुत ज्यादा परेशान है उनके वियोग से, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे नागमती के अलग अलग महीनों में उनके जो मनोदशा है उनका वर्णन उन्होंने बताया है, आज हम वही पढ़ेंगे इस पोएम में, ठीक है। उससे पहले मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके जन्म को लेकर बहुत कुछ अपवाद है, ठीक है। 1473 और 1542, यानी कि 1477 में इनका जन्म हुआ था और 1542 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं, ठीक है। और एक ये उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा भी है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था और जायसी शब्द जो है वो उनके उपनाम में वहीं से लगा दिया गया। इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और एक वो मामूली जमींदार थे, खेती करते थे। स्वयं जायसी का भी खेती करके जीविका निर्वाह करना प्रसिद्ध है और सैयद अशरफ उनके गुरु थे और अमेठी नरेश उनके संरक्षक थे। इनकी कुल हमें 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि प्रमुख है। पर इनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है, क्योंकि वो पद्मावत ग्रंथ के कारण ही आज सब जगह जाने जाते हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी पद्मावत पर मूवी भी बन चुकी है। पद्मावत महाकाव्य की वजह से वो जाने जाते हैं। और इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता में अगहन महीने की बात हो रही है, ठीक है। अगहन महीना यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना। अगहन महीने में सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो रतन सिंह हैं वो अभी सिंहल देश से लौटकर नहीं आए हैं और उनके वियोग में उनकी जो पहली पत्नी है नागमती, वो अत्यंत व्याकुल है। वो कहते हैं कि अगहन दिवस घटा नीसी भाड़ी, दुबर रहने जाए किमी गाड़ी, कि ये अगहन महीने के आते ही दिन घट जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और यह जो बिछुड़ने का दुख है वो और ज्यादा असहनीय हो जाता है। अब यही बिरह दिवस भर आती, जरो बिरह जस दीपक बाती,
आगे वो कहती है कि अब पति के वियोग में दिन भी रात की तरह कष्टदायी होने लगे हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो एक दिए की बाती की तरह जल रही है। यानी कि जिस प्रकार दीपक में बाती लगाकर वो जलती रहती है, लगाते हैं और वो जलती रहती है, उसी प्रकार वो अपने पति के वियोग में जल रही है। कापे हिया जनावे सियू तो पे जाई हुई संग पियू। और आगे वो क्या कहती है कि इस दर्द भरी सर्दी में नागमती का हृदय भी पति के वियोग में कांपने लगा है और यह सर्दी उन पर कोई असर नहीं कर रही। ठीक है, मतलब उनका हृदय तो कांप रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन पर यह सर्दी कोई असर नहीं करने वाली। ये शायद उसी पर असर करती है जिनके प्रियतम उनके साथ है। घर घर जीत रसे सब काहू मोर रूप रंग लईगा ना हो। आगे वो कहती है कि जगह मतलब हर जगह इस सर्दी के मौसम में घर घर में सर्दियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं, लेकिन मेरा इस बार कोई मन नहीं है। नागमती कहती है कि मेरा इस बार कोई मन नहीं है। मोर रूप रंग लेगा ना हो, कि मेरा जो रूप रंग था वो तो मेरे पति अपने साथ ले गए हैं। पलटी ते बहुरा गाजो बिछोई अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। आगे क्या बोलती है कि एक बार जब से वो गए हैं उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई या वो सौभाग्य से वापस आते हैं तो मेरा रंग रूप मुझे वापस मिल जाएगा। अर्थात कपड़ों से ढकने से उसका रंग रूप नहीं मिलने वाला वापस। वो तो कहती है कि मेरे पति जब से गए हैं उन्होंने एक बार पलट के भी नहीं देखा। अगर वो पलट के देखने एक बार आ जाए तो उनका रंग रूप वापस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि वज्र आगिनी बिरहिनी हिए जारा सुलगी सुलगी दगदे हुई छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। आगे क्या बोलते हैं कि जगह जगह सर्दी से बचने के लिए आग जलाई जा रही है ना। तपत के लिए आग जलाते हैं और लेकिन उसके मन और उसके तन को बिरहा की अग्नि जला रही है। सुलगी सुलगी दगदे हुई छारा मतलब अब तो उसे तपत ये जो है वो केवल विरह की अग्नि उसे जला रही है। यह दुखद न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु, कि शायद मेरा यह दुख मेरे प्रियतम नहीं जानते, तभी तो इस अग्नि में मेरा रंग रूप यौवन रंग सब कुछ भस्म हो चुका है। दोहा देखते हैं। पीयूसो कहियो संदेशड़ा हे भोरा हे काग, तो धनी बिरहे जरी मुई तेही के धुआं हम है लाग। हे भवरे हे काग मेरे प्रिय को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी बिरहानी या तुम्हारी पत्नी जब अब पूरी तरह से जल चुकी है, विरह की आग में जल चुकी है और उसकी अग्नि के धुएं से ही हम काले हो गए हैं, कि हम पर ये काला रंग जो चढ़ा है ना वो तुम्हारी पत्नी के धुएं के कारण ही चढ़ा है। ठीक है, अगहन महीने के बाद अब पूस का महीना आ गया है। पूस के महीने में अब और ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। ठीक है, इसमें रानी क्या कहती है, रानी नागमती, कि पूस जाड़ थर थर तन कापा, कि पूस की जो ठंड है उससे उसका शरीर कांप गया है, लोगों के शरीर कांप गए हैं। सूरज जाए लंका दिसी चापा। ठीक है, चापा मतलब दबा जाता है। बिरह भाड़ दारुण भासियो कपि कपि मरो ले हरि जीव, कि अब और इस ताप में मतलब कि इतनी ठंड पड़ने लगी है कि अब सूरज के दूर हो जाने से सर्दी और अधिक बढ़ चुकी है और ताप में कमी आ गई है ना। और जब ताप में कमी आ गई है तो लोग ठिठुर रहे हैं और ऐसे में उनका शरीर कांप रहा है। भयंकर सर्दी नागमती की विरह अग्नि को भी बढ़ा रही है और इस सर्दी से
अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है। सत कहा लागो ओही हियरे पन अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सपेती आवे जूड़ी जानू सेज हिमचल बूढ़ी। आगे वो क्या बोलती है कि हे प्रिय, तुम कहाँ हो, आकर मुझे अपने हृदय से लगा लो। कंठ कहाँ लागो ओही हियरे, कि तुम कहाँ हो, तुम मुझे अपने हृदय से लगा लो। ठीक है। और अपने आलिंगन में मुझे ले लो। आप तक पहुंचने पर मार्ग तो बहुत लंबा है, पंथ अपार, अपार मतलब ये जो रास्ता है ये बहुत लंबा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारे पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वरना तुम आ जाओ और मुझे अपने आलिंगन में छिपा लो। ठीक है। आगे बोलती है कि सोर सपेटी आवे जुड़ी। सोर का मतलब है यहाँ रिजाई से। ठीक है। जानू से हिमचल बूढ़ी, कि जैसे ही मैं रिजाई ओढ़ती हूँ तो वह मुझे और ठंडा कर देती है ना, कि मुझे उस रिजाई को बर्फ जैसा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि ये जैसे मुझे और ज्यादा ठंडा कर रही है। चकई नीसी बिछुरे दिन मिला, होहे दिन रीति बिरह कोकिला, रेनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जिए बिछोही पक्षी। अब आगे वो कहती है कि चकवा और चकई तो केवल रात को ही बिछड़ते हैं, उनकी स्थिति तो मुझसे बहुत अच्छी है, क्योंकि कम से कम वो दोनों में दिन में तो मिल जाते हैं। रात होते ही मेरी सखियां अपने कमरे में चली जाती हैं, कि रात को तो अब मेरी सखियां भी नहीं होती, मेरी सब जो नौकरानियां हैं वो भी चली जाती हैं। तो ऐसी ऋतु में बिरहा रूपी जो आग है वो मुझे अकेली कबूतरी का शिकार कर रही है। ठीक है। और न मुझे जीने देता है और ना ही मुझे मरने देता है। ठीक है। अर्थात इस अग्नि में जलते जलते नागमती का हाल बहुत बुरा हो चुका है। रकत ढूरा मासु गरा हाड़ भयु सब संग, घनी सारस होई ररी मुही पाऊ समेटी की पंख। आगे वो क्या बोलती है कि इस जुदाई की आग में जलते जलते उसके शरीर का सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है, और मांस जो है वो गल गया है, हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई है, और मेरा हाल उस मादा सारस की तरह हो गया है जो रो रही है और रोकर भी मर नहीं पा रही है। ठीक है। मतलब उसे पीड़ा तो इतनी ज्यादा है लेकिन वह कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रही है। आगे है उसके महीने के बाद अब माघ का महीना लग गया है। ठीक है। माघ के महीने में अब वो आगे क्या कहती है, लगे माघ परे अब पाला, कि अब माघ का महीना लग गया है, पाला पड़ने लगा है, पाले के कारण जो उसका शरीर है वो काला पड़ गया है। पहले पहल तन हुई कापे, हर हर इधर को हृदय कापे, कि पहले पल तो ये जो तन था ये मेरा रुई के समान कोमल था, कांपता था, लेकिन अब हरी हरी धन कापे, सॉरी हरी को यह कापे, कि अब जो है वो इस भयंकर सर्दी के कारण रुई की तरह कांपता था पहले तो शरीर, लेकिन अब हृदय भी पति से अलग होकर इस ठंड में कांप रहा है। आई सुर होई तपूरे नाहा। अगली लाइन में क्या बोलती है वो, कि इस भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय मेरे प्रिय से मेरा मिलन है, और प्रिय से अगर मैं मिलती हूँ तो वह इस भयंकर सर्दी में सूरज की ताप के समान होगा। ठीक है। यही महा उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू। ठीक है। आगे क्या बोलती है कि पति से बिछुड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू
इस प्रकार बह रहे हैं जैसे बादली से बरसात हो रही है। ठीक है, सॉरी, इस लाइन का अर्थ होगा कि इस माघ के महीने में फूलों में रस आ जाता है और उसी प्रकार मेरा हृदय की भावनाओं से भर गया है। वह अपने पति को भंवर बनकर आने को कहती है कि भंवर बनकर आ जाओ और मैं फूल बन जाऊंगी। ठीक है, और आगे कहती है कि पति से बिछुड़ने के बाद नैन चुबही जस महावत नीरो, यानी कि उसकी आंखों से आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे बादलों से बरसात होती है, और यह आंसू नागमती द्वारा पहने गए वस्त्रों को गीला कर रहे हैं। टप टप बूंद पर हरी जस ओला की, जैसे जैसे आंखों से बूंदे ओले की तरह गिर रही हैं, और इस भीषण सर्दी में भी उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, कही के सिंगार को पिहरू पटोरा गियो ने हार रही हुई होरा, कि पति से बिछड़ने के बाद से नागमती न तो श्रृंगार करती है और ना ही किसी प्रकार का आभूषण पहनती है। आगे दोहा पढ़ते हैं कि तुम बिनु कापे धनी हिया तन तिनवरु भाडोल, तेहि पर बिरह जराई के चही उड़ावा छोड़, कि प्रिय के बिना नागमती का शरीर जुदाई के दुख से कमजोर और दुर्बल हो गया है, और इस तरह से वह अपने आप को हल्का महसूस करती है कि अब उसके प्रियतम वापस पता नहीं कब आएंगे, और उसकी विरह में उनकी जुदाई की आग में उसके शरीर को जलाकर रख दिया है। फागुन, अब उसके बाद सॉरी माघ के महीने के बाद फागुन महीना आ गया है। फागुन महीना भी आ गया, लेकिन उसके पति वापस नहीं आए, तो वो क्या कहती है कि फागुन पवन झकोरा बहे चौगुन सी हो जाए नहीं सहा, कि नागमती कहती है कि फागुन के महीने में जब हवा बहुत तेजी से बहने लगती है, तो हवा के झोंकों से तो ठंड के होने वाला कष्ट और भी बढ़ जाता है। तन जस पियरे पात भा मोरा, तेही पर बिरहे देही झकझोरा, कि नागमती कहती है कि उसका शरीर विरह वेदना के कारण पीले पत्ते की तरह पीला पड़ गया है। ठीक है, और जिस तरह तेज हवाओं के कारण पेड़ों के पीले पत्ते हिलते रहते हैं, वैसे ही उसी प्रकार उसका शरीर जो है वो विरह के कारण कांप रहा है। तरी पर जरहरी जरही बन ढाका, भई ओनंत फूली करी शाखा, करही वनस्पति ही झुलासु मोह कहबा जगदन उदासु, कि नागमती कहती है कि जैसे जैसे पेड़ों में पतझड़ के बाद नई कोपलें आ जाती हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं, सभी पेड़ आनंद में झूमते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके मन को यह सब पसंद नहीं आ रहा। यह सब उसके दुख और उदासी को और ज्यादा दोगुना कर रहे हैं। आगे वो बोलती है कि फागु कर ही सब चांचरी जोरी, मोही तन लाई दिन है जस होरी। ठीक है, कि और जो फागुन का महीना है उसमें सभी सखियां मिलकर नाचती गाती हैं। होली का उत्सव नागमती को ऐसा लगता है कि होली है उसकी आग में उसके हृदय में जल रही है, उसकी आग भी उसके हृदय में जल रही है। अभी भी इस अंतिम समय में मेरे प्रिय वापिस आ जाए। लास्ट में वो क्या बोलती है कि अभी भी अगर इस अंतिम समय में मेरे प्रिय वापिस आ जाए, तो इस समय मैं मरणासन अवस्था में भी हूँ, परंतु इस समय भी मुझे इस विरह अग्नि में इस वेदना को जलते कोई कलेश नहीं होगा। रात दिन मैं अपने मन में यही सोचती हूँ, लास्ट लाइन बता रही हूँ, कि रातें दिवस सब यह जीव मरे, कि रात दिन मैं अपने मन में यही सोचती हूँ कि मेरा यह शरीर किसी भी प्रकार मेरे प्रिय के काम आ जाए। यह तन चारों छार के कहो कि पवन उड़ाओ। दोहा देखते हैं। नागवती पवन से अनुरोध कर रही है कि शरीर की इस राख को उड़ाकर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा देना, ताकि राख पर चलने से
मुझे उनके स्पर्शों का स्पर्श मिलता रहे। ठीक है, यानी कि जब वो उस राह पर चले तो मुझे आभास एहसास होता रहे कि मेरे प्रियतम मेरी राह पर से चलकर जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं। अघन मास की विशेषता वैसी ही रहेगी जैसे हमने पहले व्याख्या में पढ़ी है। ठीक है, और जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा पंक्ति में विरह दशा का वर्णन करना है कि जो नागमती के पति हैं वो प्रदेश गए हुए हैं और जिस तरह एक बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, उसी प्रकार जो विरह रूपी बाज है वो नागमती को के जीवन को नोच नोच कर खा रहा है। डेली थोड़ा थोड़ा वह उसे खा जाता है, अर्थात उसकी विरह भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माघ महीने में बिरहने की क्या अनुभूति थी कि माघ महीने में जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू लगातार टपकते जा रहे हैं और वो आंसू उसके कपड़ों को गीला कर रही है। ठीक है, और अब उसे ना तो कोई श्रृंगार भाता है और ना ही कोई आभूषण भाते हैं। वह बस विरह में तड़पते हुए सुख कांटा हो रही है। वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? ये पतझड़ के माह में गिरते हैं। ठीक है, और अब उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि अपने पति की विरह में उसका शरीर भी पतझड़ की पीली पत्तियों के समान हो गई है। पिय तो कहियो संदेशड़ा हे भवरा हे काग। इसमें नागमती भौरों तथा कौवों से अपने प्रियतम के पास संदेशा पहुंचाने की बात करती है और ये भी कहती है कि उन्हें ये भी बता देना कि वो विरह की आग में जब जल रही है तो उसी धुएं के कारण हम काले पड़ गए हैं। रक्त ढरा मासु गरा हाड़ भय सब संख दिन सारस कोई ररी मुई आई समेटू पंख। इसमें प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का वर्णन कर रही है। वह कहती है कि हे प्रियतम, तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत खराब हो गई है और तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जो मेरी हड्डियां हैं वो शंख के समान श्वेत दिखाई दे रही हैं और तुम्हारा नाम लेते लेते सरसों की जोड़ी के समान तड़प तड़प कर मैं मर गई हूँ। तुम्हें बिन कंता धनी हुरही तनु तन तिनुवर धा डोल तेही पर बिरह जराय के जहाँ उड़ावा छोल। इन पंक्तियों में वो कहती है कि हे प्रियतम, मेरे तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई है, अर्थात मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगता है, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंके से ही हिलने लग जाता है वैसे ही उसका नागमती का शरीर हवा के झोंके से भी हिलने लगा है। यह तन चारों झार के कहो कि पवन उड़ाए। इसमें नागमती क्या कहती है कि अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए वो कहती है कि स्वयं के तन को मिर्हाने में जलाकर भस्म कर देना चाहती है। इस तरह मेरा शरीर राख का रूप धारण कर लेगा और पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगी। ठीक है, प्रथम दो छंदों में से अलंकार छाट कर लिखने हैं आपको। ठीक है, ये अलंकार आप कर सकते हो। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो अवधि भाषा है और पूरे जो पद है उसमें गहता बनी हुई है, लयात्मकता है, प्रवाहमकता है। ठीक है, और बिरहने के दुख की तीव्रता पूरे पद में दिखाई देती है। दूसरे पद में भी अवधि भाषा है, प्रभामयी है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये समझ भी आया होगा। थैंक यू।